हेलो फ्रेंड्स, आई एम कलेक्ट सॉन्डर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेस अपन स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 9th अपना चल रहा था जिसका नाम है एसिड बेस बैलेंस और ये पेज नंबर 109 पर है। ठीक है, अब तक अपन ने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस स्टडी कर लिया था। लास्ट लेक्चर में अपन ने रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस जो है वो कंप्लीट किया था। आज अपन स्टडी करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखिए, छोटा सा मैं आपको सिनेप्स में बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ कि रेस्पिरेटरी जब भी पैटर्न अपन देख रहे थे तो रेस्पिरेटरी पैटर्न के दौरान अपन एक तो पीएच देख रहे थे। सबसे पहले अपन क्या देख रहे थे? एक तो पीएच देख रहे थे। ठीक है, और साथ ही साथ जब भी अपन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस आइडेंटिफाई कर रहे थे तो रेस्पिरेटरी इंडिकेटर पीसीओ2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपन आइडेंटिफाई कर रहे थे, ये अपन चेक कर रहे थे। जबकि अब क्या होगा, जैसे ही अपन मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस अपन चेक करेंगे तो अपन एक तो पीएच आइडेंटिफाई करेंगे, उसके साथ में अपन क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो अपन आइडेंटिफाई करेंगे। इसके आधार पर अपन एसिडिटी या एल्कलिसिटी अपन आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टडी कर रहे हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखिए, एसिडोसिस नाम आ रहा है, इसका मतलब क्या है? पीएच जो है वो क्या होगी, 7.35 से बिलो होगी, कम होगी, एसिडिटी होगी। और मेटाबॉलिक की बात आ गई तो जब भी मेटाबॉलिक की बात आती है तो अपन क्या आइडेंटिफाई करेंगे? HCO3- आयन, यानी कि जो बाइकार्बोनेट्स आयन है उनको अपन चेक करेंगे। तो बाइकार्बोनेट आयन कितने होते हैं? नॉर्मली 22 से 28 के बीच होते हैं। ठीक है, यदि 22 से कम हो रहे हैं, यानी कि ये जो बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? बेस होते हैं। यदि इनका लेवल 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो, इसका मतलब बेस कम होगा, इसका मतलब क्या होता है? एसिड ज्यादा होगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब होता है जब भी बाइकार्बोनेट आयन 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो और पीएच जो है वो 7.35 से बिलो हो, तो इस कंडीशन को अपन, इस होल कंडीशन को अपन बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, इसके अपोजिट यदि पीएच 7.45 से ज्यादा हो, ठीक है, यानी एल्कलिसिटी हो, और यदि जो बाइकार्बोनेट आयन है वो 28 से ज्यादा हो, 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। ठीक है, आज अपन बात करें मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, देख लेते हैं अपन। व्हाट इज द लैंग्वेज? ए टोटल कंसंट्रेशन ऑफ बफर बेस दैट इज लोअर देन नॉर्मल, यानी कि बेस कम हो जाना। ये देखिए, बेस क्या है? बाइकार्बोनेट कितना होना चाहिए? 22 से 28 होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया? 22 से कम हो गया। तो अगले ने कहा है कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ बफर बेस इज लोअर देन नॉर्मल, बेस कम हो गया। ठीक है, विथ ए रिलेटिव इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यहां पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है। हाइड्रोजन आयन का बढ़ने का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था हाइड्रोजन आयन क्या होता है? एसिड होता है। तो हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, जबकि जो बफर बेस है वो क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है, रिजल्टिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ एक सेकेंड में वापस पीडीएफ निकाल लेता हूं। लॉस ऑफ एक सेकेंड, रिजल्टिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ, एज यू कैन सी हियर, लॉस ऑफ टू मच बेस और रिटेंशन इन टू मच एसिड। यानी कि वापस समझिए इस लाइन को, क्या कह रहा है ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं, तभी तो क्या हो रहा है? एसिडोसिस हो रहा है। ठीक है, और बफर बेस जो है वो क्या हो रहा है? वो लोअर हो रहा है। ठीक है, बफर बेस यानी कि HCO3- आयन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, बेस कम हो रहा है, हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ, और ऐसा किस लिए हो रहा है? लॉस ऑफ टू मच बेस, बहुत ज्यादा जो बेस है यानी बाइकार्बोनेट आयन है, यानी कि HCO3- आयन है, वो लॉस हो रहे हैं, बेस ज्यादा निकल रहा है बॉडी से, एंड रिटेंशन ऑफ टू मच एसिड, और एसिड जो है H+ आयन जो है वो क्या हो रहे हैं? वो बढ़ रही है। बात आई समझ में? तो इस होल कंडीशन को अपन ने क्या बोल दिया? मेटाबॉलिक एसिडोसिस अपन इसको बोल दिया। अब कोजेस की बात करते हैं। व्हाट आर द कोजेस बिहाइंड दिस, क्या क्या कारण इसके पीछे हो सकते हैं? ठीक है, तो देखिए कोजेस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ये ट्रायंगुलर वाला, जो कि मैं हमेशा बताता हूं। एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ इंसुलिन in a client with a diabetes mellitus can result in metabolic acidosis known as diabetic ketoacidosis।
देखिए इस लाइन का मीनिंग क्या है कि डायबिटीज मिलेटस का क्या है, पेशेंट है, ठीक है। अब इस पेशेंट में क्या होगा, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, डिक्रीज इंसुलिन लेवल होगा, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या करेगा, ये क्या करेगा कि ये जो फैट है, ठीक है, फैट जो है उसको ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, लाइसिस करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और फैट को तोड़ेगा, तो एक इसमें क्या बढ़ेगा, कीटोन बढ़ता है। फैट को तोड़ने से क्या बढ़ता है, कीटोन बढ़ जाता है, ठीक है। तो डायबिटीज मिलेटस का पेशेंट है, इंसुलिन की इसके अंदर डेफिशिएंसी होगी। इंसुलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। तो इंसुलिन की ही डेफिशिएंसी हो गई तो बॉडी क्या करेगी कि फैट को जो है वो मेटाबोलाइज करना स्टार्ट कर देगी, तोड़ना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो फैट यदि टूटेगा तो ये कन्वर्ट होता है कीटोन बॉडीज में, और कीटोन एक प्रकार का क्या है, कीटोन एक प्रकार का एसिड है। समझ में आई बात। तो डायबिटीज मिलेटस का पेशेंट है, उसके अंदर इंसुलिन की कमी होगी, जिसकी वजह से वो कार्बोहाइड्रेट को तो मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करना। तो यहां पर इंसुलिन की कमी की वजह से बॉडी क्या करेगी, वो फैट को तोड़ने लगेगी। फैट को तोड़ेगी तो क्या होगा, कीटोन बॉडीज बढ़ेगी। कीटोन बॉडी क्या होता है, एसिड होता है। तो डायबिटीज मिलेटस के पेशेंट में डायबिटीज मिलेटस के पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कीटोन बॉडीज बढ़ जाती है, और कीटोन बॉडी क्या होती है, एसिड होती है, ठीक है। तो एक तरह से अपन बोल सकते हैं डायबिटीज मिलेटस का कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यानी ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज जो है, एसिड जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखना है। अब अपन बात कर रहे थे कोजेज की, व्हाट आर द कोजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो देखिए इंपॉर्टेंट कोजेज है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एक समझा देता हूं। सबसे पहला जो कोज है दैट इज डायबिटीज मिलेटस जो है और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, किसका मुख्य कारण है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करता है। यदि किसी इंडिविजुअल को डायबिटीज मिलेटस है या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो उस इंडिविजुअल में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा ही होगा। कैसे होगा, मैंने आपको अभी जस्ट समझाया है, ठीक है, कि डायबिटीज मिलेटस के पेशेंट में इंसुलिन डिक्रीज हो जाता है, इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, बॉडी क्या करती है, फैट को तोड़ने लगती है। फैट को तोड़ेगी तो फैट का एंड प्रोडक्ट होता है कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडी ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी, और कीटोन बॉडी क्या होती है, एसिड होती है। तो इस पर्सन के अंदर, डायबिटीज मिलेटस के पर्सन के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण अपन पढ़ रहे हैं, सेकंड वन इज एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ही ज्यादा खा रहा है इंडिविजुअल, यानी कि एस्पिरिन ज्यादा खा रहा है, एस्पिरिन की टेबलेट ज्यादा खा रहा है इंडिविजुअल, तो उसके अंदर क्या होगा, अब चूंकि एस्पिरिन खुद क्या है, प्रॉपर्टी वाइज देखें तो ये एसिड ही है, तो ये यदि इंडिविजुअल ज्यादा खाएगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। सेकंड कारण ये हो गया। देन बात करें हाई फेट डाइट। हाई फेट डाइट मैंने आपको बताया था, फेट इंडिविजुअल जब खाता है, ठीक है, हाई जब फैट खाता है तो फैट टूटता है कीटोन बॉडीज में, और कीटोन बॉडी क्या होते हैं, एसिड नेचर में होते हैं, ठीक है। तो फैट ज्यादा खाएगा तो कीटोन बॉडी बढ़ेगी, एसिड बढ़ेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। देन इनसफिशिएंट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यदि बॉडी में इनसफिशिएंट मेटाबॉलिज्म हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर्ली नहीं टूट रहा है, यूज नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो बॉडी कहां से एनर्जी लेगी, या तो फैट से लेगी, ठीक है, या फिर लिपिड से लेगी, या वो किससे लेगी, प्रोटीन से एनर्जी लेगी। तो जब वो फैट से एनर्जी लेगी तो भी कीटोन बॉडी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में भी क्या होगा कि इंडिविजुअल के अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, फैट टूटने लग जाएगी माल न्यूट्रिशन में भी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रीनल इनसफिशिएंसी, एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी इंजरी या क्रोनिक किडनी डिजीज। इन सब कंडीशंस में क्या होगा, किडनी जो है, किडनी की प्रॉब्लम है सारी की सारी, इनके अंदर भी क्या होगा कि प्रोटीन जो है उसका मेटाबॉलिज्म प्रोटीन का जो वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट पड़ता है उसको बॉडी बाहर नहीं निकालती, ठीक है। जब भी इंडिविजुअल में कोई भी किडनी की समस्या हो, किडनी डिजीज हो, चाहे वो एक्यूट रीनल डिजीज हो या फिर वो क्रोनिक किडनी डिजीज हो, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या करती है कि किडनी जो है, किडनी का मेन काम होता है कि प्रोटीन टूटने के बाद में या फैट टूटने के बाद में जो एंड प्रोडक्ट है उसको क्या करना, बाहर निकालना, उसको क्या करना, बॉडी से बाहर निकालना। तो वो क्या नहीं कर पाएगी, किडनी बाहर नहीं निकाल पाएगी। यदि खुद किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी बाहर नहीं निकाल पाएगी, और ब्लड के अंदर क्या हो जाएंगे, वो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है, या जो अपने
फैट टूटने के बाद जो कीटोन बॉडीज है वो क्या नहीं करेगी, किडनी बाहर नहीं निकाल पाएगी। तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएंगे, वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगे और ये नेचर वाइज एसिड होते हैं, तो ब्लड के अंदर एसिडोसिस होगा। ठीक है। एंड लास्ट वन इज सीवियर डायरिया। अब देखिए सीवियर डायरिया में क्या होता है कि जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स होते हैं, जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स होते हैं, इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स होते हैं वो नेचर वाइज बेस होते हैं। इंटेस्टाइनल फ्लूइड क्या होते हैं, नेचर वाइज बेस होते हैं। तो डायरिया ज्यादा होगा यदि इंडिविजुअल को पोटी ज्यादा लगेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाटरी डायरिया यदि होगा, तो उस कंडीशन में जो बेस है इंटेस्टाइन के अंदर, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, तो इंटेस्टाइन का जो बेस है, जो क्षार है, वो क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब बॉडी से बेस निकल गया बाहर, तो एसिडिक एनवायरमेंट रिमेनिंग रहेगा। तो सीवियर डायरिया की कंडीशन में भी क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो ये थे सारे के सारे कारण जो कि अपन ने डिस्कस किए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये कारण ध्यान में रखना, ठीक है ना, ईच एंड एवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, असेसमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, असेसमेंट का मतलब साइन एंड सिम्टम्स। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो इंडिविजुअल में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये टेबल दे रखी है, पेज नंबर 109 पर ही दे रखी है। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, मैंने बता दिया कि पीएच क्या हो रही है, पीएच क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और बाइकार्बोनेट आयन भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। SO3 माइनस आयन डिक्रीज हो रही है। अब देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आज तक क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल अपन बात करें तो लिथार्जीनेस, कंफ्यूजन, डिजीनेस, हेडेक, कोमा, ये अपन देखने को मिलेगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, डिसरिथमिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि जीआई इरिटेशन करता है। मसल्स वीकनेस और सीजर देखने को मिलेगा, और डीप रैपिड रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए डीप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है कि डीप रैपिड रेस्पिरेशन क्यों देखने को मिलेगा। जब भी एसिडोसिस होगा तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म अप्लाई करेगी। अपन आगे पढ़ेंगे ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म, जो वो अपन आगे डिटेल में देखेंगे कि जब भी एसिडोसिस बढ़ता है ना, तो बॉडी क्या करती है, डीप और रैपिड रेस्पिरेशन करने लगती है, तेज तेज सांस जो है वो बाहर छोड़ने लगती है। यानी बॉडी क्या करती है, CO2 अपनी तरफ से, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा कि CO2 को बाहर एक्सपेल करेगा। ठीक है, CO2 क्या है, CO2 क्या है, एसिड है CO2। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, जल्दी जल्दी बाहर फेंकेगी उसको। तो जब भी एसिडोसिस बढ़ जाता है तो बॉडी क्या करती है, जल्दी जल्दी सांस लेकर के जल्दी जल्दी बाहर छोड़ती है, ताकि क्या हो, CO2 के रूप में एसिड, कुछ अमाउंट एसिड का बाहर निकाला जा सके। ठीक है, और ये जो बढ़ा हुआ एसिड है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। असेसमेंट होगी, साइलेंट सिम्टम्स अपन ने देख लिए। अब अपन बात करते हैं इंटरवेंशंस की। व्हाट आर द इंटरवेंशंस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये देख लीजिए, इंटरवेंशंस देख लेते हैं अपन। इंटरवेंशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अपने को क्या करना है, मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी रेट और रेस्पिरेटरी डेप्थ, रेस्पिरेटरी पैटर्न, तीन चीजें देखनी होती है। रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी डेप्थ प्लस रेस्पिरेटरी पैटर्न, किस प्रकार का पैटर्न है। तो ये अपन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में अपन नोट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एसिडिटी बढ़ी है तो बॉडी क्या करेगी, उसके अंदर, बॉडी के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट और डेप्थ बढ़ जाएंगे, क्योंकि बॉडी को एसिड को बाहर निकालना है। ठीक है, तो कसमॉल जिसको रेस्पिरेशन बोलते हैं अपन, कसमॉल रेस्पिरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कसमॉल रेस्पिरेशन जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। कसमॉल रेस्पिरेशन का मतलब होता है इंक्रीज रेट एंड इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, जिसको अपन बोलते हैं कसमॉल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये अपने को एसिडोसिस की कंडीशन में हर बार देखने को मिलेगा। ठीक है, देन अपन आगे चलते हैं, इंटरवेंशन देख रहे थे अपन। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन अपने को देखनी है, एक बात। देन पेशेंट का इनटेक आउटपुट अपने को मॉनिटर करना है, क्योंकि पेशेंट को डायबिटीज मिलाइटिस हो सकता है, कीटोन बॉडी बढ़ सकती है, बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसेमिया भी हो सकता है, ब्लड गाढ़ा हो सकता है। तो पेशेंट का जो इनटेक आउटपुट है वो भी अपने को क्या करना है, मेजर करना है, मॉनिटर करना है। एंड असिस्ट विद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, यानी इस पेशेंट को क्या करना है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कीटोन बॉडीज बॉडी से बाहर वॉश आउट होती रहे। Then prepare to administer of solution intravenously as prescribed to increase buffer base। बॉडी के अंदर सॉल्यूशंस, फ्लूइड, आईवी फ्लूइड जो है वो ज्यादा से ज्यादा दिए जाते हैं, चाहे वो डायबिटीज मिलाइटिस हो, चाहे डायबिटीज कीटोसिडोसिस हो, चाहे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो या मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस हो। उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, फ्लूइड देंगे इंडिविजुअल को ज्यादा से ज्यादा। देन इंटरवेंशंस इन डायबिटीज मिलाइटिस,
एंड डायबिटीज कीटोसिडोसिस। क्योंकि मोस्टली मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसकी वजह से होता है? डायबिटीज मिलेटस के कॉम्प्लिकेशन यानी डायबिटीज कीटोसिडोसिस के कारण होता है। मोस्टली, वापस सुन लो मेरी बात को, मोस्टली जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है वो किसके कारण होता है? वो डायबिटीज, उस पर्सन को डायबिटीज मिलेटस था, उसका कॉम्प्लिकेशन हुआ, उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस उसको क्यों हो रहा है कि पर्सन को डायबिटीज मिलेटस था, उसको क्या हो गया? डायबिटिक कीटोसिडोसिस हो गया और वो कीटोन बॉडीज बढ़ गई, उसकी वजह से उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है। ठीक है, तो अपने को मैनेज क्या करना है? डायबिटीज मिलेटस को मैनेज कर दो, तो क्या नहीं होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए अपन पेशेंट को क्या करेंगे? गिव द इंसुलिन, क्योंकि अपने को डायबिटीज मिलेटस मैनेज करना है, तो पेशेंट को इंसुलिन देंगे। साथ ही साथ व्हेन ग्लूकोज इज बीइंग प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज्ड द बॉडी विल स्टॉप कन्वर्टिंग फैट टू द ग्लूकोज। तो अपन क्या करेंगे? पेशेंट को साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज देते रहेंगे ताकि बॉडी को फैट को तोड़ना ही ना पड़े, और फैट नहीं टूटेगी तो कीटोन बॉडी नहीं बनेगी, कीटोन बॉडी नहीं बनेगी तो एसिडिटी नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना है। देन अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज और क्या करना है? मॉनिटर द सर्कुलेटरी कोलैप्स बाय पॉलीयूरिया which may result from the hyperglycemic state and osmotic diuresis may leads to extra cellular fluid deficit। देखिए, डायबिटीज मिलेटस का पेशेंट है, ठीक है, तो क्या होगा? पोलीयूरिया होगा ही होगा। ठीक है, जिसकी वजह से पोलीयूरिया होगा और साथ ही साथ हाइपरग्लाइसीमिया है इंडिविजुअल को, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, ब्लड क्या है? कंडेंस ज्यादा है, तो क्या होगा? पेशेंट को ज्यादा यूरिन लगेगा और उसको क्या हो सकता है? फ्लूइड जो है वो बॉडी से बाहर निकल सकता है, बहुत ज्यादा फ्लूइड निकलेगा, हाइपोवोलेमिया होगा, पेशेंट को सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है। तो अपने को क्या करना है? उसका, इसीलिए अपने को उसका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है वो अपने को मेजर करना है, मेंटेन रखना है। देन नेक्स्ट वन इज a diabetic ketoacidosis is present, establish IVSS and prepare administer fluid volume resuscitation। पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम रिसक्सिटेशन करवाना है एंड मॉनिटर द इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज लेवल एंड यूरिनरी आउटपुट। ये सब चीजें अपने को मॉनिटर करनी है, क्योंकि डायबिटीज मिलेटस का पेशेंट है, फ्लूइड चल रहा है, तो यूरिनरी आउटपुट भी अपन क्या करेंगे? मेजर करेंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज मॉनिटर द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग सीवियर डायरिया फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सीवियर डायरिया की कंडीशन में मैंने बताया इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर बेस होता है, ठीक है, वो बेस तो निकल जाएगा बाहर डायरिया में, तो बचेगा क्या? एसिड बचेगा। तो डायरिया में क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अपोजिट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, यदि इंडिविजुअल को सीवियर वोमिटिंग हो रही है तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसके अंदर एसिड होता है, वोमिटिंग के अंदर क्या निकल जाएगा? एसिड निकल जाएगा। तो वोमिटिंग के अंदर क्या होगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। ठीक है, वोमिटिंग के अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, सीवियर डायरिया के अंदर क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान में रखना, क्वेश्चन आए हुए हैं नोट सेट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी हुई है? दैट इज इंटरवेंशन ऑफ इन किडनी डिजीज। यदि किडनी डिजीज है और उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो भैया डायलिसिस करो, लास्ट ऑप्शन डायलिसिस है। ठीक है, एंड पेशेंट को जो लो प्रोटीन डाइट है वो दो, हाई कैलोरी डाइट दो। लो प्रोटीन क्यों दो? ताकि नाइट्रोजन वेस्ट कम बने। हाई कैलोरी डाइट तो, ठीक है, ताकि बॉडी को फैट जो है उसको तोड़ना ही नहीं पड़े। ठीक है, एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड वेस्ट प्रोडक्ट विच इन टर्न लेसन द एसिडोसिस, ताकि क्या हो? एसिडोसिस ना हो। कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में दी जाती है, ना तो प्रोटीन ज्यादा दिया जाता है ना फैट ज्यादा दी जाती है, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ाते हैं, कीटोन बॉडीज बढ़ाते हैं, जो कि नेचर में एसिडिक होते हैं। तो यहां पर अपन टॉपिक को एंड करते हैं, दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस।